हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों के लिए जो नीट 2026 का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर का मैं आज लेकर आई हूँ सेकंड लास्ट पार्ट, यानी पार्ट 9। जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, उस लास्ट पार्ट में हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। लास्ट टाइम जो मैंने सेशन दिया था, जो पार्ट 8 मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको म्यूटेशंस के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि उसमें से कंफर्म एक एमसीक्यू नीट में पूछा जाता है। आज हम पढ़ेंगे सारे के सारे मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स, आपके जीन म्यूटेशन के वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स, और आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यानी कि डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जो भी हैं, टर्नर सिंड्रोम, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने जब म्यूटेशंस के बारे में आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो म्यूटेशन है, जीनोमैटिक म्यूटेशन, ये म्यूटेशन मैं आगे पढ़ाऊंगी जब हम जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हम सारे डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक कंप्लीट करके लेने वाले हैं। ठीक है, आपको लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्राई-डुचैट सिंड्रोम के बारे में। क्राई-डुचैट सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय डैश। तो आपको याद होगा, क्रोमोसोम नंबर 5 में जब म्यूटेशन होता है और वहां पर जब कुछ सीक्वेंसेस डिलीट हो जाते हैं, जब आपके क्रोमोसोम नंबर 5 में से कुछ सीक्वेंसेस डिलीट हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम की जो साइज होती है, इंटरकैलरी सेगमेंट जब रिमूव हो जाता है, तो क्रोमोसोम की साइज छोटी हो जाती है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इसका जो पी वाला आर्म है, स्पेशली इस क्रोमोसोम का जो पी वाला आर्म है ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, वो छोटा हो जाता है। तो इस डिसऑर्डर को बोलते हैं क्राई-डुचैट सिंड्रोम, जिसमें जो बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, तो वो बहुत जोर जोर से रोता है, और जब वो बच्चा रोता है तो ऐसी आवाज आती है जैसे बिल्ली का बच्चा रो रहा है। तो बस यही है, इस सिंड्रोम में बहुत ज्यादा बीमारी ऐसी कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर साइज 5 का साइज छोटा होने की वजह से ये सिंड्रोम हमें देखने मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? क्राई-डुचैट सिंड्रोम कब होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, जो पी वाला आर्म है उसका लेंथ छोटा हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। यस एवरीबॉडी, चल तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वाला टॉपिक। आर यू ऑल रेडी? चल, राइट। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बेटा हमें दो अलग अलग कैटेगरी में बताए गए हैं। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में मेंडेलियन डिसऑर्डर भी आते हैं और नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर भी आते हैं। यहाँ पर हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर दिया गया है, ये एक्चुअली इस कैटेगरी में आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के दो टाइप्स हैं, मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आई विल यूज अनदर मार्कर फॉर दिस, वेट। यहाँ पर हम लिख देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसके दो कैटेगरीज हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है मेंडेलियन और एक है नॉन मेंडेलियन। नॉन मेंडेलियन में आगे जाकर क्रोमोसोमल एबरेशंस या जीनोमैटिक वाले डिसऑर्डर्स आते हैं, ये नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और यहां पर आ जाएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो मेंडल लॉ फॉलो करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स यानी कि जीन म्यूटेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है। अब देखो, सबसे पहली बात तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? ऐसा म्यूटेशन जो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगा। अभी जैसे समझो, फॉर एग्जांपल मेरे पापा को डायबिटीज है, तो क्या डायबिटीज इज ऑल्सो अ मेंडेलियन डिसऑर्डर? इट कैन बी। लेकिन बीपी, कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, अभी जैसे मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या मुझे ये ब्लड प्रेशर मम्मी से मिला है? नहीं। क्या मुझे ये पापा से मिला है? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट जेनेटिक, इट इज योर एनवायरमेंटल डिसऑर्डर। तो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं, और उन डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिनमें से दो कैटेगरीज आती हैं। एक क्रोमोसोम की वजह से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उनको बोलेंगे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर, और कुछ कैरेक्टर्स जो जीन के म्यूटेशन की वजह से ट्रांसफर होते हैं, उन कैरेक्टर्स को बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये किस वजह से होते हैं? दे अकर ड्यू टू जीन म्यूटेशंस, क्योंकि मेंडल सर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसीलिए जीन म्यूटेशन वाला वर्ड यूज किया गया है। ये डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जो जीन म्यूटेशंस की वजह से कॉज होते हैं। अब अगर मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करूं, तो इसमें भी आगे जाके मुझे दो कैटेगरीज देखने मिलती है, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोमल, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलोसोमल रिलेटेड।
मतलब इसकी भी आगे जाके 2 कैटेगरीज हैं। ऑटोसोम्स में होने वाले जीन म्यूटेशन, देखो ऑटोसोम्स मतलब क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 21 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 तक टोटल हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से जो शुरुआत के 22 क्रोमोसोम्स हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ऑटोसोमल जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर एक होता है और एक होता है एलोसोमल। इस एलोसोमल को हम सेक्स क्रोमोसोमल भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिफेक्टिव नहीं है, यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम का जीन डिफेक्टिव होता है। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम का जीन डिफेक्टिव होने वाला है। तो अब जब मैं ऑटोसोमल की बात करती हूँ ना, तो ऑटोसोम्स में भी आगे जाके 2 कैटेगरीज आती हैं। एक होती है ऑटोसोमल रिसेसिव और एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। यहाँ पर आगे जाके जो 2 कैटेगरीज आती हैं उनमें से एक है ऑटोसोमल रिसेसिव और दूसरी कौन सी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये जो आज मैं चार्ट लिखाने वाली हूँ, इसमें से मैं गारंटी आपको लिख के देती हूँ कि आपको डेफिनेटली इसमें से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब देखो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होगा, ये ऐसा डिसऑर्डर है अगर आपके क्रोमोसोम्स पे दोनों रिसेसिव अलील प्रेजेंट हैं तो ही ये बीमारी दिखेगी, और अगर एक भी डोमिनेंट अलील आ गया तो ये बीमारी नहीं दिखेगी। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के एग्जांपल कौन से आएंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलासीमिया, एल्बिनिज्म। देखो यहाँ पर मैं इसके एग्जांपल्स लिख रही हूँ, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिकल सेल अनीमिया इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, थैलासीमिया ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि लंग्स का डिफेक्ट होता है एल्वियोलाई का, और एल्बिनिज्म। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि समझो मेरा ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम मम्मी से आया है, ये क्रोमोसोम पप्पा से आया है। अगर इन दोनों क्रोमोसोम्स के पास रिसेसिव अलील्स हुए तो ही ये बीमारी एक्सप्रेस होगी। अगर इन दोनों क्रोमोसोम्स के पास रिसेसिव अलील है तो ही ये बीमारी एक्सप्रेस होगी, अदरवाइज ये बीमारी एक्सप्रेस नहीं होगी। दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है बच्चों, ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर एक भी डोमिनेंट अलील मिल गया तो ये बीमारी एक्सप्रेस होगी, नहीं तो ये बीमारी एक्सप्रेस नहीं होगी। अब इसका एक एग्जांपल 2003 और 2013 ऐसे 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आपको 4 एग्जांपल्स दिए थे और उसमें से पूछा था कि कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट है बताओ। तो उसमें आपको एक एग्जांपल दिया था मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का, जिसमें मसल डीजनरेशन होता है, मसल्स ठीक तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। तो आपको सीधा सीधा ये एग्जांपल लर्न कर लेना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट का पहला एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जिसको एमडीबी बोलते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी यानी कि मसल डीजनरेशन। और इसका दूसरा एग्जांपल आएगा जो ऋतिक रोशन जी को है। ऋतिक रोशन को क्या है, एक हाथ में उनकी 6 उंगलियां हैं, पॉलीडैक्टिली। पॉलीडेक्टाइली मतलब क्या होता है, पॉलीडेक्टाइल या पॉलीडेक्टाइली मतलब क्या होता है, मोर देन 5 फिंगर्स। नॉर्मल फिंगर काउंट से ज्यादा फिंगर्स होते हैं। ये ऑटोसोमल डिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, समझो ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, मम्मी का एक क्रोमोसोम, पापा का एक क्रोमोसोम। अगर इन दोनों क्रोमोसोम्स के पास डोमिनेंट अलील हुआ तो ये बीमारी एक्सप्रेस होगी, और या फिर अगर इसके पास एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील है तो भी ये बीमारी एक्सप्रेस होगी। मतलब दोनों ही केसेस में ये बीमारी एक्सप्रेस होने वाली है। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, अगर दोनों अलील्स रिसेसिव हैं तो ही ये बीमारी एक्सप्रेस होती है। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, दोनों अलील्स डोमिनेंट होंगे या एक भी डोमिनेंट होगा तो भी ये बीमारी एक्सप्रेस हो जाएगी। तो ये है मेंडेलियन का ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब इसमें मेंडेलियन का सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ह्यूमंस में 2 तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो डिफेक्टिव अलील है उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो डिफेक्टिव अलील है उसको बोलेंगे वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। तो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कौन सी बीमारी है,
जो हमें देखने मिलती है, जो हमें पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक्स लिंक्ड होती है, एक वाई लिंक्ड होती है, और जो एक्स लिंक्ड होती है ना वो रिसेसिव होती है, डोमिनेंट नहीं होती है। इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसे हम XLR भी बोलते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के जो दो एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं, एक है कलर ब्लाइंडनेस जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक है हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी एग्जांपल आ सकता है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है? अगेन इट इज लाइक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, लेकिन यहाँ मसल डीजनरेशन होता है, पर ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी हमारा एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया वाला प्रॉब्लम जो एक्स क्रोमोसोम से कनेक्टेड है, और वाई लिंक्ड वाला एनसीईआरटी में सिलेबस में डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है। तो इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, हाइपरट्रिकोसिस एंड इच्थियोसिस। स्पेशली हाइपरट्रिकोसिस में क्या होता है, आपके बॉडी में हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि नाना जी दादाजी के कान में बहुत सारे बाल ग्रो हो जाते हैं, उनकी नाक से बहुत सारे बाल निकलते हैं, तो इसको हाइपरट्रिकोसिस बोलते हैं, यानी कि एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। कुछ ऑटोसोम्स पर है, कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स पे हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर की। नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होते हैं या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के डिफेक्ट की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किसके वजह से होता है? ड्यू टू जीनोमैटिक म्यूटेशंस। किसके वजह से हो रहा है ये? जीनोमैटिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, यानी क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से हो रहा है। क्रोमोसोमल एबरेशंस, जीनोमैटिक म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम नंबर, जीनोमैटिक म्यूटेशन मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये देखो जीनोमैटिक म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम नंबर, और क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफेक्टिव है। तो अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं, कहाँ गया, हाँ, अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पर फिर से मुझे दो टाइप के देखने मिलेंगे। इसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये जो डिसऑर्डर है इसको आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो टाइप का होता है, एक ऑटोसोमल, एक सेक्स क्रोमोसोमल। ये दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोसोमल जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑटोसोम्स के पास आ जाते हैं, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोमल, या जिसको हम एलोसोमल भी बोल सकते हैं। तो ऑटोसोम्स में अगर 21st पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ज्यादा आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। तो इसका एग्जांपल आएगा डाउन सिंड्रोम, 21st ट्राइसोमी जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? सेक्स क्रोमोसोम का एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, XO मोनोसोमी बोलते हैं इसे। और इसका दूसरा एग्जांपल आ सकता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जिसे लाइन फिल्टर सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो इस पेज का ना बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली 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 आपको एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा 100%। तो ये हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स देखे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स में भी दो टाइप्स होते हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। सेक्स क्रोमोसोम में भी दो टाइप होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड वाई लिंक्ड रिसेसिव। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव है। डोमिनेंट की बात करूं तो पॉलीडेक्टाइली मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये डोमिनेंट है। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ओके, और ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो जिनको मैंने स्टार मार्क किया है इनको तो आपको गलती से भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, ये पूरा का पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। अब थोड़ा सा मेंडेलियन डिसऑर्डर का थियोरी देख लेते हैं। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब ये वाला। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बोला जाता है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्रोमोसोम। ये देखो मेंडेलियन क्रोमोसोमल,
मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब जीन म्यूटेशन। दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस, जो हम पढ़ेंगे कि मदर से डॉटर को जा रहा है या मदर से सन को जा रहा है, इसका ट्रांसफर पैटर्न क्या है, ये पैटर्न हम पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बिनिज्म। तो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया एटसेट्रा। It is important to mention that such Mendelian disorders may be dominant or recessive। तो इनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, रिसेसिव एंड डोमिनेंट, ऐसे डोमिनेंट और रिसेसिव कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पेडिग्री एनालिसिस से हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम। कुछ डिसऑर्डर्स एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगे, कुछ डिसऑर्डर वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगे। एक्स लिंक्ड वाले डिसऑर्डर्स को बोलेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, वाई वालों को बोलेंगे वाई लिंक्ड। तो पेडिग्री एनालिसिस आपको यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, इससे आपको यही समझाया गया है कि कौन सा डिसऑर्डर आगे कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। डिस्कस विथ योर टीचर। हाँ, तो ये क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम से जो बीमारी रिलेटेड है, ये देखो हमारे ऑटोसोम्स के ऊपर कौन सी बीमारी है, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन सी बीमारी है। पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। थैलासीमिया कब होता है, सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, और फिर पढ़ेंगे कि ये ट्रांसफर कैसे होता है। मतलब अगर फैमिली में किसी एक जनरेशन को है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और फिर उसका ट्रांसफर पैटर्न पढ़ेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? तो सबसे पहला डिफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कौन सी कैटेगरी में आता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चों? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको क्या पता है? What do you know about color blindness? This is sex related disorder। ये इस अलील का जो प्रेजेंस है, ये अलील हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? ये हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या बोला है? बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जो कोन सेल्स है ना, हमारी आंखों में दो टाइप के सेल्स होते हैं। हमारी आईज में दो टाइप के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, यानी ये ट्वाइलाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं। और जो कोन सेल्स होते हैं ये डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलरफुल विजन एंड डे लाइट विजन। मतलब जो हमको कलर इतने नजारे दिखाई दे रहे हैं वो सब कोन सेल्स की वजह से होते हैं, ठीक है। सो कलर्स देखने के लिए मेरे नर्व्स में, मेरा जो ऑप्टिक नर्व है वहां पर कोन सेल्स होने चाहिए। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो रिसेसिव जीन है, अगर मेरे पास कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव जीन हुआ तो ये रिसेसिव जीन क्या करता है? डज नॉट प्रोड्यूस कोन सेल्स। ये कोन सेल्स नहीं बनाता। और अगर कोन सेल्स नहीं बने तो क्या होगा? नो डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मुझे रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। दिस इज द प्रॉब्लम विथ कलर ब्लाइंडनेस। मतलब आप पूरे अंधे नहीं हो जाते हो, आपको ब्लैक और व्हाइट का प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे कलर का प्रॉब्लम होता है। रेड और ग्रीन कलर का डिफरेंस समझ में नहीं आता। मतलब आप किसी को गुलाब दे रहे हो, वो बोलेगा मेरे को हरा फूल क्यों दे रहा है, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है। मतलब उसको हरा और लाल ये दो कलर डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उसके पास कोन सेल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि उसके पास कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव जीन है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? ये एक्स क्रोमोसोम पे, और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? अगर ये मेरा क्रोमोसोम है, अगर इस क्रोमोसोम के पास दोनों रिसेसिव अलील है तो ये फीमेल अफेक्टेड फीमेल होगी। मतलब इस फीमेल के पास कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगर इसके पास दोनों रिसेसिव अलील्स है तो ये अफेक्टेड फीमेल होगी। लेकिन अगर फीमेल के पास गलती से एक भी डोमिनेंट हो गया और एक रिसेसिव है तो फिर ये खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी, ये सिर्फ कैरियर बनेगी। मतलब इसको सब कुछ दिखाई देगा लेकिन इसके पास एक कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील होगा जो ये आने वाले बच्चों को दे सकती है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है?
जब ये दोनों अलील्स रिसेसिव होंगे तो ही फीमेल के अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला फिनोटाइप देखने मिलेगा, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है। अब मेल्स जो होते हैं, मेल्स के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है। मेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम नहीं होते, तो मेल को हम बोलते हैं हेमीजाइगस। फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है, तो फीमेल को हम बोलते हैं होमोजाइगस, यानी उसके पास दोनों सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम है। मेल्स को हेमीजाइगस बोला जाता है। अब बेचारा मेल के पास प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है, उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और अगर ये एक्स क्रोमोसोम भी रिसेसिव निकला तो ये मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और अगर ये एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट निकला तो ये मेल हेल्दी रहेगा। तो मेल के पास दो ही ऑप्शन है, या तो आर या तो पार, या तो वो कलर ब्लाइंड होगा या तो नहीं होगा। अगर मेल के पास डोमिनेंट वाला अलील है, मतलब उसके पास कौन सेल्स बनेंगे। अगर डोमिनेंट अलील है, अगर डोमिनेंट अलील है तो कौन सेल्स बनेंगे, और अगर कौन सेल्स बनेंगे तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। लेकिन अगर मेल के पास एक डोमिनेंट अलील नहीं है, उसके पास रिसेसिव अलील है, तो मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा। उसके पास कैरियर होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं, उसके पास सीधा वाई क्रोमोसोम है, और वाई क्रोमोसोम यूजलेस है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के पास कलर ब्लाइंडनेस रिलेटेड अलील है ही नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले डिसऑर्डर में क्या होता है, इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ये डिफेक्ट जीन म्यूटेशन की वजह से भी होता है, स्पेशली ऑफ एक्स क्रोमोसोम। और यहाँ पर एक लाइन मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये लाइन आपको नीट के लिए लर्न करनी है, लिटरली इसको रट्टा मारना है। ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाले चांसेस होते हैं, ये मेल्स में ज्यादा होते हैं, फीमेल्स में कम होते हैं। मेल्स में कितने परसेंट होते हैं, इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड 0.4% इन फीमेल्स। ये परसेंटेज आपको एज इट इज लर्न करना है। ये ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया गया है, सेंसस के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है कि मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस 8% होता है, फीमेल्स में 0.4%, मेल्स में ज्यादा होता है 8%। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाला जो अलील है वो रिसेसिव अलील है, और ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अब मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो या तो उसका क्रोमोसोम हेल्दी होगा या तो अफेक्टेड होगा। अगर उसका क्रोमोसोम हेल्दी है तो नॉर्मल दिखाई देगा, और अगर क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो वो मेल कलर ब्लाइंड होगा। सो द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड एंड द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड। मतलब समझो कि अगर मेरे पास ये वाली माँ है जो खुद कैरियर है, तो इसके पास क्या चांसेस हैं, या तो इसके पास 50-50% चांस है, इसके पास 50-50% चांस है, या तो इसका बेटा नॉर्मल होगा या तो कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है। अगर ये वाला अलील गया बेटे में तो बेटा नॉर्मल होगा, लेकिन अगर ये वाला क्रोमोसोम गया तो बेटा कलर ब्लाइंड होगा। दैट मीन्स द इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन and a daughter will not normally be color blind unless her mother is a carrier and her father is a color blind। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने मिलता है। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये आप पेडिग्री वाले टॉपिक में ना और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब होता क्या है। व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्या होगा मैम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में। समझो हमारी फीमेल जो है उसके पास कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील है, जो हमारी फीमेल है इसके पास कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील है। अब इस फीमेल की वजह से इसका जो बेटा है वो कलर ब्लाइंड हुआ, बेटा क्या हुआ, कलर ब्लाइंड हुआ। और अब इस बेटे से ये बीमारी इस बेटे की पोती में गई, किस में गई, इस बेटे के पोती में गई, ग्रैंड डॉटर में। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि समझो मेल को कलर ब्लाइंडनेस है। अब अगर मेल को कलर ब्लाइंडनेस है तो मेल से ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन फीमेल में जाएगा, और फीमेल से ये सीधा जाएगा ग्रैंड सन में, पोते में जाएगा, इस आदमी के पोते में, ये मेल के पोते में, और ये इसकी पोती में। यहां पर फीमेल टू फीमेल जा रहा है, लेकिन बीच में मेल आ जाता है।
यहाँ मेल टू मेल जा रहा है लेकिन बीच में फीमेल आ जाती है, तो बीच में एक अलग जनरेशन आ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो आप आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फीमेल कैसी दिखेगी? अगर उसके पास दोनों डोमिनेंट जीन है, अगर उसके पास एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो ऐसी फीमेल को कैरियर बोलेंगे, और अगर दोनों रिसेसिव है तो ही वो फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। इसीलिए ना मर्चेंट नेवी का जब सिलेक्शन होता है तो बच्चों का ना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है, और मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बेचारे एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल चेकअप में उनका कलर ब्लाइंडनेस जीन निकल जाता है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि फीमेल कैरियर होती हैं, जिसकी वजह से इनके जो बच्चे होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाला, अगर आप फ्यूचर में मर्चेंट नेवी करना चाहते हो या आप किसी भी मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हो, तो पहले ही अपना जेनेटिक टेस्ट करवा के रखो, क्योंकि फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद जब लास्ट मिनट रिजेक्शन होता है तो बहुत चोट होती है दिल को। ठीक है, तो ये हमने कलर ब्लाइंडनेस वाला पढ़ा। अभी सिमिलर एक और फैक्टर है जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का दूसरा एग्जांपल है, दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं। सेम है, देखो यहाँ पर ना कलर ब्लाइंडनेस का मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। समझो यहाँ पर हमारे पास एक कलर ब्लाइंड मेल है और उसने शादी की नॉर्मल फीमेल से। कलर ब्लाइंड मेल ने नॉर्मल फीमेल से शादी की, उसके 4 बच्चे हुए। ठीक है, मतलब उनके 2 टाइप के बच्चे हुए, एक कैरियर डॉटर हुई और एक नॉर्मल बच्चा हुआ। अब समझो इनके गैमेट्स को हम आपस में फ्यूज करवा रहे हैं, इसकी शादी इसके साथ करवा रहे हैं। देखो, इसकी शादी इसके साथ करवा रहे हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इनके कैसे टाइप के बच्चे होंगे। नीचे कमेंट करो, मुझे कितने परसेंट नॉर्मल सन मिलेंगे, कितनी परसेंट नॉर्मल डॉटर मिलेंगे, कितनी परसेंट कैरियर डॉटर मिलेंगी, कितने परसेंट कलर ब्लाइंड सन मिलेंगे, बताओ। वीडियो पॉज करो और लिखो। देखो मैं भी आपके साथ सॉल्व करती हूँ। यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है? नॉर्मल डॉटर, क्योंकि दोनों के पास डोमिनेंट अलील है। यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है? नॉर्मल सन। ये देखो यहां पर क्या मिला मुझे? नॉर्मल फीमेल। यहां पर क्या मिला? नॉर्मल सन। कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड सन। मतलब यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे 4 अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। ये नॉर्मल फीमेल मिली, एक नॉर्मल मेल मिला 25-25, एक कैरियर फीमेल मिली, एक कलर ब्लाइंड मेल मिला। तो आपको ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में दिए जाते हैं जहां पे आपको क्रॉस करके पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कलर ब्लाइंड सन। कलर ब्लाइंड सन मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इफ क्रॉस इज बिटवीन, एग्जाम्पल दे देंगे कि इसके बीच में क्रॉस हो रहा है। समझो मैं यहां लिख देती हूँ कलर ब्लाइंड फीमेल है, एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, इसकी शादी नॉर्मल मेल से हो रही है, तो मुझे कलर ब्लाइंड बच्चा मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फीमेल कलर ब्लाइंड है, फीमेल कलर ब्लाइंड है मतलब एक्स स्मॉल सी, और मेल नॉर्मल है मतलब एक्स कैपिटल सी वाई। तो मुझे क्या पूछा है कि मुझे कलर ब्लाइंड सन कितने मिल सकते हैं? करो इसका क्रॉस, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कैरियर डॉटर मिलेगी। मुझे डॉटर से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ सन के बारे में पूछा है तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूंगी। अब यहाँ पर ये वाला जो सन मिल रहा है, ये कलर ब्लाइंड सन मिल रहा है। कैसा सन मिला मुझे? पहला सन मिला कलर ब्लाइंड, दिस इज कलर ब्लाइंड सन। दूसरा क्रॉस करो, अब ये इसके साथ जाएगा, फिर से मुझे डॉटर मिलेगी। मुझे डॉटर से लेना देना नहीं है, कैरियर डॉटर है। तीसरा वाला देखो, चौथा वाला, ये यहाँ जाएगा और इसके साथ क्रॉस करेगा, मुझे यहाँ फिर से कलर ब्लाइंड सन मिला। मतलब मुझे बेटे 2 मिले और दोनों बेटे कलर ब्लाइंड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 100%। मतलब 4 बच्चे मिल रहे हैं, उसमें से 2 डॉटर्स कैरियर है, 2 सन कलर ब्लाइंड है, तो दोनों सन कलर ब्लाइंड है ना, टोटल 2 सन मिले। टोटल लड़के कितने मिले? 2 लड़के मिले, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, 2 लड़के मिले हैं, 50% 50%, लेकिन दोनों कलर ब्लाइंड है, तो टोटल 100% बच्चे कलर ब्लाइंड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 100%। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर देखते हैं। सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर नेक्स्ट कौन सा है? हीमोफीलिया। ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी क्या है हमारा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो हैं, ध्यान से सुनो, हीमोफीलिया में क्या होता है? हमारे ब्लड में ना स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में? स्पेशल ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कौन से फैक्टर से बनती हैं? ये बनती हैं फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 से। फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 से बनती है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ठीक है? क्योंकि ये दोनों प्रोटीन्स क्या करती हैं? अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये हमारे ब्लड को क्लॉट करेंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब ये प्रोटीन्स का जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है ये जीन? ये जो जीन है दिस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, और ये रिसेसिव जीन है। कैसा जीन है ये? रिसेसिव जीन है। कैसा जीन है? रिसेसिव जीन है, ठीक है? मतलब जीन डोमिनेंट है। एक्चुअली प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है, लेकिन अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है? देखो क्या होता है, दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर which shows transmission from unaffected carrier female to some of the male. In this disease, a single protein is a part of cascade of proteins involved in the clotting of blood, and due to this, an affected individual with a simple cut will result in non-stop bleeding. मतलब क्या होगा? आपने देखा होगा कुछ लोगों को चोट लगती है तो उनका खून रुक जाता है बहना, लेकिन कुछ लोगों को चोट लगती है ना तो उनका खून घंटों घंटों तक बहते ही जाता है, बहते ही जाता है, बहते ही जाता है, क्योंकि उनके एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। जब हमारे एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगी, एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगी, तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। देयर विल बी नो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, और इस वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। इस वजह से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ये जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी बोला जाता है, यानी कि खून बहते ही जाता है, इसमें खून रुकता ही नहीं है। और इसका जो जीन है ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में पाया गया था, रॉयल फैमिली में। यस, द फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स, और इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। रॉयल फैमिली में पाया गया ना, राजा महाराजाओं की फैमिली में, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। तो अब इसमें होगा क्या? अगर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। अब कौन सा क्लॉटिंग नई प्रोटीन बन रहा है उसके बेसिस पे ये हीमोफीलिया दो टाइप का होता है। अगर फैक्टर नंबर 8 नहीं बना, इफ फैक्टर नंबर 8 इज एब्सेंट, तो हीमोफीलिया ए होगा। कौन सी बीमारी होगी? हीमोफीलिया ए। और अगर फैक्टर नंबर 9 नहीं बना तो हीमोफीलिया बी होगा। और इन फैक्टर्स के जो जीन हैं, ये जीन्स कहां पर प्रेजेंट हैं? एक्स क्रोमोसोम पे। कौन सा जीन प्रेजेंट होना चाहिए? डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर डोमिनेंट जीन रहेगा तो ये फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन अगर रिसेसिव जीन हुआ तो ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है? तो देखो, अगर डोमिनेंट जीन हुआ तो नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, लेकिन अगर रिसेसिव जीन हुआ तो हीमोफिलिक मेल फीमेल, और अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हुआ तो फिर कैरियर फीमेल। सेम जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस के लिए पढ़ा, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हेमोफीलिया इज वेरी लो। जैसे यहाँ पे फीमेल्स कम होते हैं कलर ब्लाइंड, वैसे यहाँ पे फीमेल्स की पॉसिबिलिटी कम है हीमोफिलिक होने की, क्योंकि फीमेल के पास एक डोमिनेंट अलील होता है, एक रिसेसिव होता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, फीमेल्स में ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन मेल्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेल्स या तो हीमोफिलिक होंगे या तो नहीं होंगे, उनके पास कैरियर बनने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अब वो एक एक्स क्रोमोसोम अगर अच्छा निकला तो मेल नॉर्मल होगा, और अगर वो एक एक्स क्रोमोसोम यूजलेस निकला तो फिर मेल को हीमोफीलिया हो जाएगा। तो दिस इज अंडरस्टूड एट द लेटर स्टेज कि फादर या मदर दोनों में से कौन हीमोफिलिक है, कौन हीमोफिलिक नहीं है, वो जेनेटिक पेडिग्री एनालिसिस करके पता चल सकता है। तो हमने यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के दो टाइप पढ़े,
सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक है कलर ब्लाइंडनेस, एक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में भी सेम क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपको क्रॉस दिया रहता है और आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। दिस इज सेम ओके। यहाँ पे हीमोफिलिया आएगा। ये महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, कारण मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की मी शिकवताना तुम्हाला महाराष्ट्र बोर्ड आणि एनसीईआरटी कंपेयर करून शिकवणार। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। दिस इज वन ऑफ योर एग्जाम्पल कि कैसे हीमोफीलिया हमें देखने मिलता है। अगर नॉर्मल मेल की शादी, नॉर्मल फीमेल की शादी हीमोफिलिक मेल के साथ हुई है तो ऐसे बच्चे मिलेंगे, और जब इनका आपस में रिप्रोडक्शन होगा तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। तो सेम जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिक सन? आप क्रॉस करोगे, अगर इनके बीच में शादी हुई तो क्या चांसेस हैं? तो ऐसे प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कवर कर लिया मेंडेलियन डिसऑर्डर का क्रोमोसोम रिलेटेड, सेक्स क्रोमोसोम मेंडेलियन डिसऑर्डर। हमने सेक्स क्रोमोसोम मेंडेलियन डिसऑर्डर के 2 एग्जांपल्स कवर कर लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा। यहां तक सबको समझा है? चल आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम हमारा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर का ऑटोसोम्स वाला पार्ट है। ये जो एग्जांपल्स हमने देखे थे ना ऑटोसोम से रिलेटेड, रिसेसिव डिसऑर्डर्स, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, तो एक एक करके जैसे टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस से हम देखते जाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस हमने किया, हीमोफीलिया किया। अब सबसे पहला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का जो एग्जांपल है वो है सिकल सेल एनीमिया। इसको हाईलाइट करो, ये इसका किसका एग्जांपल है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब सिकल सेल एनीमिया के पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जिनको याद रख के आप डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि इनमें ये प्रॉपर्टीज या ये पॉइंट्स क्यों देखने मिलते हैं। देखो, अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया ये जो जीन है ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। सिकल सेल एनीमिया कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया के पास जो जीन्स हैं उन जीन्स की वजह से मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, और उनमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें जो बच्चा है वो बच्चा फेटल, मतलब उसके पास फेटल जीन्स होते हैं, वो बच्चा डेथ हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर फेटैलिटी देखने मिल रही है हमें, यहाँ पर हमें उस बच्चे की डेथ देखने मिल रही है। इसीलिए इस फिनोमिनन को हम लीथल जीन्स भी बोलते हैं। यानी अगर मेरे पास दोनों अफेक्टेड जीन है, दोनों अगर मेरे पास सिकल सेल वाले जीन होंगे HBS तो इसको हम बोलेंगे लीथल जीन्स। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है पता है? यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम नहीं होती है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं लेकिन उनका क्वालिटी खराब होता है। मतलब अगर अच्छे क्वालिटी का रेड ब्लड सेल होगा तो ऐसा होगा, लेकिन अगर सिकल सेल रेड ब्लड सेल होगा तो ऐसा होगा, उसका शेप खराब हो जाता है। तो ये एक तरीके की क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। दिस इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ क्वालिटी खराब हो रही है डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन्स की वजह से। ये ऑटोसोम्स के ऊपर बैठा हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 11 इज ऑटोसोम, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और यहाँ पर एक सिंगल सीक्वेंस बदल जाता है, एक सिंगल जीन का सीक्वेंस बदल जाता है, इसीलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सीक्वेंस में म्यूटेशन हो रहा है। और ये म्यूटेशन कौन से टाइप का हो रहा है? प्यूरिन की जगह पे पिरिमिडीन एक्सचेंज हो जा रहा है। प्यूरिन की जगह पे कौन आ गया? यहाँ पे पिरिमिडीन के साथ एक्सचेंज हो गया। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था, अगर प्यूरिन साथ में एक्सचेंज होंगे, दिख रहा है ना? हाँ, अगर प्यूरिन साथ में एक्सचेंज होंगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। कहाँ गया? हाँ, अगर प्यूरिन और प्यूरिन साथ में एक्सचेंज होते हैं तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ये देखो, प्यूरिन और प्यूरिन साथ में एक्सचेंज होते हैं तो ट्रांजिशन, प्यूरिन और पिरिमिडीन अगर एक्सचेंज होते हैं तो ट्रांसवर्जन। तो ये जो ट्रांसवर्जन वाला फिनोमिनन है ये सिकल सेल एनीमिया में अप्लाई किया जाता है, ये ट्रांसवर्जन वाला फिनोमिनन है। और इसको प्लियोट्रॉपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैसे तो जीन हमारे पास एक ही है, वी हैव ओनली वन जीन HB, और इसके हमारे पास 2 अलील्स हैं। कौन से 2 अलील्स हैं? HBA एंड HBS। लेकिन इसके वजह से मुझे फिनोटाइप अलग अलग देखने मिल रहे हैं, एक जीन से मल्टीपल फिनोटाइप देखने मिल रहे हैं। मुझे नॉर्मल इंडिविजुअल मिल रहा है, मुझे सिकल सेल वाला इंडिविजुअल मिल रहा है, मुझे अनेमिक इंडिविजुअल मिल रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर मिल रहे हैं। इसीलिए ये प्लियोट्रॉपी के फिनोमिनन में भी आता है। तो देखो अब यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको पहले प्रोसेस एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर हम इसका थियोरी पढ़ेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, देखो हमारा जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के पास 4 ग्लोबिन चेन्स होती है। इट हैज 4 ग्लोबिन चेन्स, अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स।
कितनी चेन्स होती हैं हमारे पास? 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब ये जो चेन्स हैं, इन चेन्स की वजह से हमारा आरबीसी का शेप मेंटेन होता है, ठीक है? इन चेन्स की वजह से क्या होता है? आरबीसी का शेप मेंटेन होता है। क्रोमोसोम नंबर 11 के पास जो जीन है, हीमोग्लोबिन वाला जीन, ये हीमोग्लोबिन जीन आरबीसी का शेप मेंटेन करता है। अब ये जो जीन है ना, इस जीन का जो सीक्वेंस है वो ऐसा होना चाहिए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन क्या करता है? जब ये एमआरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो हमें ऐसा वाला एमआरएनए मिलता है, मतलब दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन। लेकिन अगर यहां पर देखो, माय एडेनाइन, दिस ए, ये ए क्या है? मेरा प्यूरिन है। अगर ये म्यूटेट हो जाए, अगर यहां पर म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन के वजह से अब इस प्यूरिन की जगह यहाँ पे पिरिमिडीन आ गया, मतलब जहां ए आना चाहिए था वहां पर यू आ गया, दिस इज पिरिमिडीन। तो यहां पर जो रेड ब्लड सेल का शेप है वो शेप बदल जाएगा। यहां पर मुझे नॉर्मल प्रोटीन चेन मिल रही थी जिसके वजह से आरबीसी का शेप बायकॉन्केव बन रहा था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सीक्वेंस बदल गया, प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ गया। यहां पर ट्रांसवर्जन हो गया। कौन सा म्यूटेशन हुआ? यहां पर ट्रांसवर्जन वाला म्यूटेशन हो गया, जिसके वजह से देखो, पहले मुझे यहां पर ग्लूटामिक एसिड मिल रहा था, अमीनो एसिड, अब मुझे यहाँ पर वैलिन अमीनो एसिड मिल रहा है, ये गड़बड़ हो गई। यस, तो ये सीक्वेंस बदलने की वजह से आरबीसी का शेप बदल गया, इसकी क्वालिटी बदल गई, इसके जज्बात बदल गए, इस वजह से ये आ जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। किसमें आ जाता है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। मैं फिर से बोलती हूँ, हमारा प्यूरिन जो था, नॉर्मल आरबीसी बनाने के लिए मुझे जो प्रोटीन चाहिए उसका सीक्वेंस है जीएजी, यहाँ पर ए की जगह यू आ गया, प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ गया, ये म्यूटेशन हो गया। कौन से क्रोमोसोम पे हुआ? क्रोमोसोम नंबर 11 पे हुआ, और इस वजह से आरबीसी का शेप गड़बड़ हो गया, क्वालिटी खराब हो गई। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। तो थियोरी में क्या दिया है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो मदर फादर किसी से भी हो सकता है और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है। अगर मदर और फादर दोनों सिकल सेल एनीमिया हुए तो बच्चे को कंफर्म सिकल सेल एनीमिया होगा। ये देखो, अगर मदर और फादर दोनों कैरियर है तो बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस हैं, ठीक है? ऑल राइट, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील। यहाँ पर एक सिंगल अलील है, HbA एंड HbS। अगर HbA वाला अलील होगा तो बच्चा विल बी नॉर्मल, और अगर HbS होगा तो बच्चा विल बी सिकल शेप्ड। आउट ऑफ द 3 phenotypes ओनली दिस इंडिविजुअल इज डेडली। ये वाला जो बच्चा है ये डेडली होगा, बाकी ये जो बच्चे हैं ये नॉर्मल होंगे, मतलब ये कैरियर होंगे। इनके पास 50% अलील्स नॉर्मल है, 50% अलील्स डिफेक्टेड है, तो दे शो सिकल सेल ट्रेट। इनके पास सिर्फ सिकल सेल का ट्रेट देखने मिलेगा, इनके खुद के सारे आरबीसीज डिफेक्टेड नहीं होंगे। मतलब ये वाले जो इंडिविजुअल्स है ना, दे विल हैव 50% नॉर्मल आरबीसी एंड 50% सिकल सेल शेप्ड आरबीसी। ओके, लेकिन ये वाला जो बच्चा होगा इनके पास सारे के सारे आरबीसीज, सॉरी ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, कहाँ गया ये? यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 50% नॉर्मल आरबीसी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सारे के सारे आरबीसी खराब होंगे, और अगर सिकल शेप का आरबीसी है तो ये आरबीसी ऑक्सीजन कैसे लेगा? आरबीसी का काम क्या होता है? इसके पास जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रैप करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अगर इस ब्लड सेल का खुद का ही स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। तो अगर कैरियर इंडिविजुअल्स हैं तो 50% नॉर्मल होंगे, 50% सिकल शेप्ड आरबीसी होंगे। ये डिफेक्ट किस वजह से हो रहा है? मैं बार बार बोल रही हूँ, क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो सीक्वेंस नंबर 6 है, दिस 6th अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, उस वजह से ये म्यूटेशन होता है। तो द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain। मतलब आरबीसी के पास 2 चेन है, अल्फा चेन, बीटा चेन। तो बीटा चेन जो है, ये चेन अगर मैं ओपन कर दूं तो ये ऐसी दिखाई देगी। तो इस चेन का जो 6th पोजीशन है, ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन आ गया तो आपका आरबीसी का शेप गड़बड़ हो जाएगा। सो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया तो हीमोग्लोबिन का चेन खराब हो जाएगा। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू सिंगल सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही पेयर चेंज कर रहे हैं, हम प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन को रिप्लेस कर रहे हैं, एंड द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी। मैंने आपको पहले ही बोला ना, इसका काम है ऑक्सीजन ट्रैप करना।
अगर आपका ये चेन डिफेक्टेड है तो इसमें ऑक्सीजन कम एक्सेप्ट होंगे और ऑक्सीजन की कमी के कारण इसका शेप जो है आरबीसी का शेप राउंड होने की जगह चपट जाएगा। मतलब ये शेप राउंड होना चाहिए था पर ये शेप ऐसे चपट गया, सिकल शेप हो गया। फ्रॉम बायकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया में। तो आप यहाँ पर क्या क्या याद रखोगे, कौन से क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होता है, कौन से टाइप का ये हमें फिनोमिनन दिखाता है, कौन सा जीन इसका लीथल जीन है, कौन सा कैरियर जीन है, कौन सा हेल्दी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कौन से पोजीशन पे सीक्वेंस हो रहा है, कौन से टाइप का म्यूटेशन हो रहा है, ये सब आपको याद रखना है। अब अगर मैं नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करूं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो नेक्स्ट एग्जांपल है फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU। अब फिनाइल कीटोन यूरिया में होता क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया में बेसिकली हमारा जो एक एंजाइम है, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, हमारे पास एक एंजाइम है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है, यहां पर दिया है, कहां गया, फिनाइल एलेनिन ब्ला ब्ला ब्ला, मेटाबॉलिज्म इज इनहेरिटेड, इट कन्वर्ट्स। हाँ, यहाँ पर एक एंजाइम बनता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, बराबर, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज करके एक एंजाइम बनेगा, ठीक है। देखो, फिनाइल कीटोन यूरिया का जो डोमिनेंट जीन है, ये डोमिनेंट जीन क्या करता है, ये एक स्पेशल एंजाइम बनाता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करेगा, इस एंजाइम का काम है फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करना। क्या काम है इसका, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज या फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज भी बोल सकते हो, मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, इसका नाम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज लिख देती हूँ, ठीक है, बराबर है, ये लिखेंगे तो भी चलेगा, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब होता क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया का जो डोमिनेंट जीन है, जो हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये जीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है। इस एंजाइम का काम क्या है, दिस एंजाइम कन्वर्ट्स फिनाइल एलेनिन, ये एक अमीनो एसिड है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन अमीनो एसिड। और ये टायरोसिन अमीनो एसिड क्यों चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। ये अमीनो एसिड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होती है। सो दिस एंजाइम कन्वर्ट्स फिनाइलएलेनिन इनटू टायरोसिन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। लेकिन अब समझो गलती से यहाँ पर म्यूटेशन हो जाए, डोमिनेंट की जगह यहाँ पे रिसेसिव जीन आ जाए, यहाँ पर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन के वजह से रिसेसिव जीन हो गया, और अब ये रिसेसिव जीन ये एंजाइम नहीं बनाएगा, देयर विल बी नो एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं बनेगी तो देयर विल बी नो कन्वर्जन, कन्वर्जन नहीं होगा, फिनाइल एलेनिन वैसे का वैसा ही जमा रहेगा, देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन। इसके वजह से क्या होगा, अगर फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर हमारा फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये फिनाइल एलेनिन जमा होने लग जाएगा, इट विल गेट अक्यूम्युलेट, ये जमा हो जाएगा, और ये जमा होके क्या बन जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड। क्या बन जाएगा ये, फिनाइल पायरुविक एसिड। अब इसके वजह से ना दो चीजें होने वाली है। देखो, पहली चीज क्या है, हम फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन नहीं हुआ। अगर इसका कन्वर्जन नहीं हुआ तो इसकी वजह से पहला चीज क्या होगा, आपका मेंटल रिटार्डेशन होगा, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सबसे पहला प्रॉब्लम, दिस इज द प्राइमरी इफेक्ट। ये हमारे म्यूटेशन का पहला प्रॉब्लम है कि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि टायरोसिन अमीनो एसिड बना ही नहीं, क्योंकि एंजाइम नहीं बन रही है। अगर एंजाइम नहीं बन रही है तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि अमीनो एसिड कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड के वजह से ये ब्लड में जमा होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड की वजह से ये ब्लड में जमा होगा, और ये स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन डल कर देगा। स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन इज अफेक्टेड, हमारा जो स्किन का कलर है और हमारे जो हेयर का कलर है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये है सेकेंडरी इफेक्ट। ये क्या है, दिस इज दी सेकेंडरी इफेक्ट। मतलब यहां पर मुझे एक
जीन के वजह से, इस एक जीन के वजह से मुझे दो इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं। इस रिसेसिव जीन के वजह से मुझे दो इफेक्ट देखने मिल रहे हैं, एक तो मेंटल रिटार्डेशन और एक स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से होता है। मतलब ये इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि ये फिर यूरिन से एक्सक्रीट होता है। इट इज एलिमिनेटेड बाय यूरिन, इसीलिए इस बीमारी का नाम फिनाइल कीटोन यूरिया रखा गया है। मतलब किडनी भी इसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता तो ये यूरिन से बाहर आ जाता है। ठीक है, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, एक सिंगल रिसेसिव जीन के वजह से दो प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट भी रुक रहा है और स्किन और हेयर का कलर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक जीन की वजह से मुझे दो कैरेक्टर्स देखने मिल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम प्लियोट्रॉपी में लिख सकते हैं, वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये प्लियोट्रॉपी भी फिनोमिनन फॉलो करता है? यस। देखो थियोरी पढ़ लेते हैं। ये एरर जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, इट इज इनहेरिटेड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट दिस पार्ट, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। यहाँ होता क्या है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके पास ये एंजाइम नहीं बनेगी, देयर विल बी नो एंजाइम टू कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। ये फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो एंजाइम, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जमा हो जाएगा। फिनाइल एलेनिन जमा होके क्या बनेगा? फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड की वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और हमारे स्किन और हेयर में पिगमेंटेशन डल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ फिनाइल एलेनिन। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। थर्ड एग्जाम्पल आता है थैलासीमिया। ये भी ऑटोसोम्स पे ही डिपेंडेंट होता है। कौन से क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16। ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, ये ऑटोसोम्स पे है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ दिया है, क्रोमोसोम नंबर 11 एंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। इन दो क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा थैलासीमिया होगा। देखो सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया में क्या डिफरेंस है? थैलासीमिया में क्या होता है, आपका ग्लोबिन चेन बनेगा ही नहीं। मतलब मैंने आपको बोला था ना, आरबीसी के पास 4 ग्लोबिन चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, ये चेन्स बन रही हैं लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और थैलासीमिया में क्या होगा कि आपकी ये चेन बनेगी ही नहीं। अगर क्रोमोसोम नंबर 16 में डिफेक्ट हो गया तो आपका अल्फा चेन नहीं बनेगा, और अगर क्रोमोसोम नंबर 11 में डिफेक्ट हो गया तो आपका बीटा चेन नहीं बनेगा। और अगर चेन ही नहीं बनेगी, इफ देर आर नो चेन्स, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो ज्यादा साल तक जिंदा नहीं रह पाएगा। थैलासीमिया एक मेजर ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे को हर हफ्ते या हर 2-3 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने जाना पड़ता है, पूरी बॉडी का ब्लड चेंज कराना पड़ता है। तो बेसिकली थैलासीमिया एक ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर, जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ये हाईलाइट करो, इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। यहाँ पर क्या बोला गया है, द ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। मतलब अगर दोनों पेरेंट्स के पास एक एक अफेक्टेड अलील होगा तो बच्चे के थैलासीमिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। द डिफेक्ट ड्यू टू कुड बी आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। मतलब ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। अगर मैं थैलासीमिया की बात करूं, सिकल सेल एनीमिया क्या था, ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम था। मतलब यहाँ पे चेन तो बन रही थी लेकिन उस चेन की क्वालिटी खराब थी। लेकिन थैलासीमिया में क्या हो रहा है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर चेन ही नहीं बन रही है क्योंकि क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो गया है। ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन रिजल्टिंग इनटू अनेमिया। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एंड थैलासीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। अगर समझो क्रोमोसोम नंबर 16 अफेक्ट हुआ है, देखो अल्फा चेन बनाने के लिए क्रोमोसोम नंबर 16 के पास जीन्स हैं। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन इज अफेक्टेड, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन अफेक्ट होता है। अल्फा चेन्स बनाने के लिए क्रोमोसोम नंबर 16 है और इस क्रोमोसोम के पास दो जीन्स हैं, HbA1 HbA2। ये देखो अल्फा चेन्स बनाने के लिए वी हैव HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा चेन्स बनाने के लिए कौन से क्रोमोसोम्स हैं? क्रोमोसोम नंबर 11, इसके पास कौन सा जीन है? HBB जीन, ये बीटा चेन बनाएगा।
दिस विल मेक अल्फा चेन, दिस विल मेक बीटा चेन। अगर इन दोनों में से किसी जीन में डिफेक्ट हो गया तो वो चेन नहीं बनेगी। देखो क्या बोला गया है, द मोर जीन्स अफेक्टेड, सी production of beta globin is affected. Alpha thalassemia is controlled by HbA1 and HbA2 on chromosome 16 of each parent, and more genes affected, the less alpha globin molecules will be produced, while beta thalassemia is controlled by HbB gene on chromosome 11. थैलासीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। क्या होगा यहाँ पे, अगर ग्लोबिन चेन्स नहीं बने, प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हमारा ग्लोबिन चेन नहीं बना, if no globin chains are formed, RBCs will rupture, RBC का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, therefore ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जिसके वजह से ब्रेन डैमेज, मेंटल रिटार्डेशन, अनेमिया, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यस, तो अगर आपका ग्लोबिन चेन्स नहीं बन रहा है तो आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम होगा, एनेमिक कंडीशन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कौन से क्रोमोसोम पे डिफेक्ट हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे डिफेक्ट हुआ HbB जीन में तो बीटा थैलासीमिया होगा। क्रोमोसोम नंबर 16 अगर डिफेक्टेड हुआ HbA, HbA1, HbA2 तो आपका अल्फा थैलासीमिया होगा, अल्फा चेन नहीं बनेगा। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया में क्या डिफरेंस है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सिकल सेल एनीमिया में सब कुछ बन रहा था लेकिन खराब बन रहा था, और थैलासीमिया में तो चेन ही नहीं बन रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, लेकिन थैलासीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका चेन ही नहीं बन रहा है, आपका ग्लोबिन चेन ही नहीं बन रहा है। सो दिस इज योर क्वांटिटेटिव फिनोमिनन। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस। तो हमने 5 अलग अलग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ओके, और फिर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। अब आज का लास्ट टॉपिक जो बचा है दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को जीनोमैटिक म्यूटेशन भी बोला जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है, जीनोमैटिक म्यूटेशन भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जीनोमैटिक म्यूटेशंस में क्या होता है, जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है, देखो यहाँ देखो, बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशंस में क्या होता है, बेसिकली जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब मियोसिस होता है, तो मियोसिस में ये मेटाफेज 1 है, मेटाफेज से एनाफेज होना चाहिए। अब आइडियली होना क्या चाहिए था, ये क्रोमोसोम्स इक्वली सेपरेट होने चाहिए थे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, मुझे ऐसे डॉटर्स मिलने चाहिए थे। मतलब यहाँ पर मुझे 4 क्रोमोसोम्स मिलने चाहिए थे, 1 2 3 4, और यहाँ पर मुझे 4 क्रोमोसोम्स मिलने चाहिए थे, 1 2 3 4। ये मेरा प्रॉपर मियोसिस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर सेपरेशन के टाइम पे क्रोमोसोम्स इक्वली सेपरेट नहीं हुए, क्रोमोसोम्स का नॉन डिसजंक्शन हो गया, यानी ये पूरी तरीके से सेपरेट ही नहीं हुए। ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये पूरी तरीके से सेपरेट ही नहीं हुए, 2 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा इस तरफ आ गए या 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा इस तरफ आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम आ गया, ये यहाँ पे रहना चाहिए था वो यहाँ आ गया। तो अब जब ये गैमेट्स बनाएगा तो मुझे गैमेट्स कैसे देखने मिलेंगे, ये आगे जाके जब मियोसिस 2 करेंगे और जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो अब मुझे क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल क्रोमोसोम से एक ज्यादा गया है, मतलब यहाँ 24 क्रोमोसोम्स आ गए, यहाँ पर भी 24 आ गए, पर यहाँ पर 22 आ गए और यहाँ पर 22 आ गए। तो ये पूरी प्रॉब्लम क्यों हुई, सिर्फ एक रीजन के वजह से, नॉन डिसजंक्शन के वजह से। क्रोमोसोम्स ठीक तरीके से सेपरेट नहीं हुए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आगे आगे कंटिन्यू होती गई। तो जब ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स ठीक तरीके से सेपरेट नहीं होते, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इस प्रॉब्लम को हम, एन्यूप्लॉइडी, यानी इनकरेक्ट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। बेसिकली प्लॉइडी वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्लॉइडी वर्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जीनोमैटिक म्यूटेशंस में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम्स जब सेपरेट होते हैं, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब जब आपके क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं, फेलियर ऑफ सेपरेशन, ये देखो फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन
इसके वजह से आपका क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। इसकी वजह से क्या होगा, या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी यानी एबनॉर्मल क्रोमोसोम। एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर या तो एक ज्यादा होगा या तो एक कम होगा, दिस इज एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि समझो आपके टोटल क्रोमोसोम्स में 46 प्लस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, तो इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। क्या एग्जाम्पल है इसका? डाउन सिंड्रोम। क्योंकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ऐसा ये देखो, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21st पोजीशन पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा डाउन सिंड्रोम में। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ये टर्नर सिंड्रोम का फोटो आना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम वाला फोटो देखो। यहाँ पर हुआ क्या है, जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे तो अगर गलती से 21st पोजीशन पे, ये अपना 21st वाला पोजीशन है, यहाँ पे नॉर्मली 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। तो अब देखा जाए तो इस बच्चे में टोटल क्रोमोसोम्स 47 होंगे, यानी कि 2n+1। एक क्रोमोसोम ऐड हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, यानी 21st पोजीशन पे 3 क्रोमोसोम्स आ गए। तो इसको बोलेंगे 21st ट्राइसोमी, यानी एक क्रोमोसोम की जगह पे, मतलब 2 क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा आ गया, 21st पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, दैट इज 21st ट्राइसोमी। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि सेल डिवीजन अगर प्रॉपर तरीके से ना हो तो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन बहुत ही चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और अगर समझो कि बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स अगर सेट इधर के उधर हो गए, मतलब पूरा का पूरा सेट डबल ट्रिपल हो गया, तो दैट इज यूप्लॉइडी। ठीक है, दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। अब देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया है, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन शुड बी 46। इसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, बराबर। ये हमारा क्रोमोसोम्स है, ये टोटल 22 पेयर जो होंगे ये सब ऑटोसोम्स होंगे। ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ये सेक्स क्रोमोसोम होगा, या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा। कभी कभी क्या होता है, additional copy of chromosome may be included in an individual or an individual may lack one of any one pair of chromosome and this situation is known as trisomy or monosomy। मतलब कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो यहाँ एक एक्स्ट्रा चला गया और यहाँ एक कम हो गया। अगर यहाँ एक्स्ट्रा गया है तो इस कंडीशन को ट्राइसोमी कंडीशन बोलते हैं। किसी ना किसी क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा पेयर चला गया और यहाँ पर अगर एक क्रोमोसोम कम आया तो इसको बोलेंगे मोनोसोमी, मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया। अगर ये क्रोमोसोम कम हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मतलब होता है लेस, और यहाँ पर क्रोमोसोम ज्यादा हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी। यस, तो देखो अगर एक क्रोमोसोम कम हुआ तो मोनोसोमी। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल हम, टर्नर सिंड्रोम। यस, इनके पास एक क्रोमोसोम कम होता है। अगर पूरा का पूरा सेट कम हो गया, एक पूरा का पूरा सेट कम है, तो उसको बोलेंगे नलीसोमी। अगर गलती से एक ज्यादा आ गया तो वो हाइपरप्लॉइडी है, उसका एग्जांपल आएगा डाउन सिंड्रोम, और एक दूसरा एग्जांपल आ जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोम जब ज्यादा आ जाता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। अगर समझो ये सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ एक ज्यादा आ गया, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम। अगर समझो तीसरा एग्जांपल, अगर समझो 13th पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, 13th पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो वो हो जाएगा टाउ सिंड्रोम। पर टाउ सिंड्रोम नहीं बोलते इसको, टाउ सिंड्रोम बोलते हैं। अगर समझो 18th पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, कौन से पोजीशन पे बोला मैंने, 18th पोजीशन पे, तो वो हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। यस एवरीबॉडी। सो कौन से क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का ट्राइसोमी होगा। ठीक है, सो सच
सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस इन द इंडिविजुअल। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे एक ज्यादा हो रहा है 2n+1, यहाँ पे एक कम हो रहा है 2n-1। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में भी एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पर 21st पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉन लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने। यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल में हमें देखने क्या मिलते हैं, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, अभी आई है रिसेंटली, सितारे जमीन पर। वहां पर एक डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट बताया गया, वो हमेशा हेलमेट पहन के रखता है और हमेशा फ्लाइट देखते रहता है, फ्लाइट का टाइम गिनते रहता है, तो वो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जब गैमेट्स सेपरेट हो रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे की हाइट छोटी रहेगी, उस बच्चे का हाइट छोटा होगा, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट स्टेचर्ड, छोटा सा गोल सा सर होगा उसका, उसकी टंग ऐसे, मतलब टंग उसकी बहुत मोटी होगी जिसकी वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, तुतला के बोलेगा। और मुंह हमेशा उस बच्चे का थोड़ा खुला खुला रहेगा, ऐसे थोड़ा खुला खुला मुंह रहता है। उनके पाम ब्रॉड होंगे, पाम में सिंगल क्रीज प्रेजेंट होगी। देयर फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब उनका ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। दिस इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है जिसके वजह से हमें मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स मिक्स्ड दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर देखने में ये आदमी मेल है लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है जिस वजह से इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, फीमेल कैरेक्टर्स हो रहे हैं, लेकिन इसका टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर समझो फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा वाई आ जाए तो दिखने में ये फीमेल छोटी रहेगी लेकिन इसके फेमिनाइन कैरेक्टर्स ठीक तरीके से डेवलप नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम 47, such an individual has overall masculine development, however feminine development is also expressed। मतलब दिखने में मेल है लेकिन कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस होंगे, या दिखने में फीमेल है लेकिन कुछ मेल कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस होंगे। जैसे मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, गायनेकोमेस्टिया, यस। तो ऐसे इंडिविजुअल्स गैमेट्स नहीं बना सकते, ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं मोस्टली, ओके। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जब आपका क्रोमोसोम डिसजंक्शन हो रहा था तो यहाँ पे एक कम आया ना, एक क्रोमोसोम कम आया। आप समझो ये फीमेल का एग है और यहाँ पर एक स्पर्म आया, इस स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम है, तो इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो जो बच्चा बनेगा, इस बच्चे में से 45 क्रोमोसोम्स होंगे और इस बच्चे को बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट, क्योंकि इसके पास एक सेक्स क्रोमोसोम कम है। अगर इसके पास कोई ऑटोसोम कम है तो फिर कोई और बीमारी होगी, लेकिन इसके पास रहेंगे 45 क्रोमोसोम्स। तो ऐसे कब होता है ये गैमेट का जो डिसजंक्शन प्रॉब्लम है, ये कब होता है, जब कोई औरत 45 इयर्स के बाद प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती है। ये फीमेल्स में कब होता है, आफ्टर 45 इयर्स अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनके केस में ये ज्यादा देखने मिलता है, क्योंकि मीनोपॉज वाली एज नजदीक आ जाती है जिसकी वजह से आपका हार्मोन साइकिल धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन प्रोसेस स्लो होने लग जाता है। तो आफ्टर 45 इयर्स अगर प्रेगनेंसी करेंगे तो फिर हमको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन होता है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम कम होगा, यस। सच फीमेल्स आर स्टेराइल फीमेल्स, दिखने में ये फीमेल जैसी होंगी बट इनका एग डेवलपमेंट नहीं होगा और इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हमको ठीक तरीके से डेवलप देखने नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको बोला था मैं आपको जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ाऊंगी डिटेल में, ये जीनोमैटिक म्यूटेशन है, यस। और जीनोमैटिक म्यूटेशन की वजह से कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं हमने ये भी देख लिए। यहाँ पर होता है अपना ये चैप्टर खत्म। अब इसका एक टॉपिक बचा है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, जो मैं आपको लास्ट यानी नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाली हूँ। और उस पेडिग्री एनालिसिस वाले टॉपिक में हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। अब सिर्फ ये वाला टॉपिक बचा है और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हम इस पूरे चैप्टर के लाइव एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं पेडिग्री एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, पेडिग्री वाला टॉपिक कराऊंगी। तब तक आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रही हूँ, ट्राई करो इनको सॉल्व करके नीचे कमेंट करने का। ये है आपका आज का होमवर्क नंबर 1, दिस इज योर होमवर्क नंबर 1 एंड दिस इज योर होमवर्क नंबर 2। लेट्स सी कितने बच्चे इन होमवर्क का आंसर नीचे कमेंट करते हैं। यस, आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने में तो और मजा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप चाहते हैं कि हम नीट 2026 के हेवी वेटेड चैप्टर्स कंटिन्यू रखें, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चा देख रहा है, कितने बच्चे देख रहे हैं।
और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। सो आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।